अब एक्सरसाइज 3.3 में क्या है आपके पास, बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस आपके पास क्या होते हैं, समझिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बाइनरी रिलेशंस बन जाएंगे। ठीक है, क्या है आपके पास, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। एक्स वाई की फॉर्म में आपके पास क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर्स आएंगे। एक्स जोन से आपके सेट ए में से होगा, वाई जोन से आपके सेट बी में से होगा। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। ठीक है, जब भी आप बाइनरी रिलेशन की बात करेंगे तो आप उसको कैसे डिनोट करेंगे, ए क्रॉस बी से। आप इसको ए मल्टीप्लाई बी नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा क्या चीज़ बोला जाएगा, ए क्रॉस बी। और ये क्रॉस क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं ये क्या है, मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी शो कर सकता है। ये इसका सिंबल है। अगर आप ए क्रॉस बी करें तो ये क्या है आपके पास, बाइनरी रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, और रिलेशन को आप कैसे शो करते हैं, ये स्मॉल लेटर आर से आप रिलेशन को शो करते हैं। अब एग्जांपल 7 में इसमें क्या है कि लेट C1 C2 C3 ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, चिल्ड्रंस को। और M1 M2 आपके पास मेंस हैं, दो मेंस हैं। ठीक है, शो दैट द फादर ऑफ बोथ। ठीक है, ये M1 M2 क्या है, फादर्स हैं, ये फादर को शो कर रहे हैं। जो चिल्ड्रन C1 और C2 है इसका फादर कौन है, M1, एंड फादर ऑफ C3 जो थर्ड वाला ये वाला सन है, ये वाला जो चिल्ड्रन है। ठीक है, इसका क्या आपके पास फादर कौन सा, M2। अब आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट आनी चाहिए, जो क्या है ए क्रॉस बी। ये जो हमने अभी ऊपर देखी थी ए क्रॉस बी, आप ये पहले करेंगे और फिर आप रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है। इसके लिए आपके पास दो सेट होने चाहिए। तो ये जो सी वाले थे आपके पास C1 C2 चिल्ड्रंस का जो सेट है, इसको आप सी का नाम दे दें और सेट की फॉर्म में लिख लें। ठीक है, और इसी तरह M1 M2 आपके पास क्या है, ये फादर्स है ना, तो इसको आप F का नाम दें, ये सेट ऑफ फादर बना लें। ठीक है, इसको भी सेट की फॉर्म में लिख लें। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में असल में क्या करना है आपने, ये C और F है ना, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, मतलब आपने C क्रॉस F करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले इन सेट्स को लिखेंगे। ठीक है, C क्रॉस F आपने किया, C वाला सेट लिख लिया और F वाला सेट लिख लिया। अब इनकी क्या करनी है, अपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, जो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। असल में करेंगे अपने पहले वाले सेट को, ये आपका पहला सेट है ना, इसके हर एक एलिमेंट को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। C1 को M1 से मल्टीप्लाई करें, फिर C1 को M2 से मल्टीप्लाई करें। ये वाला एक एलिमेंट लेना है, इसको ये वाले तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जब ये कवर हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, C2 पे आना है, अगले एलिमेंट पे आना है। फिर आप इसको लेना है, इसको आपने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई। फिर ये वाला लेंगे, इसको इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके आपने इनको किस फॉर्म में लिखना है, पेयर्स की फॉर्म में लिखना है। कि C1 को M1 के साथ पेयर बना दिया, C1 को M2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में C1 M1 ऐसे ही नहीं लिख देना। ठीक है, इसको क्या करना है, आपने पेयर्स की फॉर्म में लिखना है, इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, जब C1 को M1 से मिलाया ऐसे लिखा, C1 को M2 से मिलाया ऐसे लिखा, C1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आए C2 पे, C2 को M1 से मिलाया, फिर C2 को M2 से मिलाया। ठीक है, इसी तरह C3 पे है, C3 को इसके साथ, फिर C3 को इसके साथ। ये इसकी क्या हो गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई है। सिंपल क्या करना होता है, इसका एक एलिमेंट उठा के इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर अगला एलिमेंट उठा के इसके तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर अगला उठा के तमाम से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। अब उन्होंने आपको रिलेशन भी बताया कि रिलेशन क्या है। C1 C2 का M1 के साथ रिलेशन है और C3 का M2 के साथ रिलेशन है। ठीक है, जब आपने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है, इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है, आपने असल में क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था चिल्ड्रन और फादर का। आपने रिलेशन अपना लिखा कि R आपके पास क्या है, रिलेशन को शो कर रहा है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो क्या है, चिल्ड्रन और फादर्स है। अब C1 के साथ आपका रिलेशन है M1 के साथ, तो आपने यहाँ से अपने जो पेयर्स उठाने हैं इनको देखते हुए उठाने हैं। आपने एक ये वाला पेयर लिया, ये जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की है ना, असल में इन्हीं में से आपने एलिमेंट्स उठाने हैं और अपना रिलेशन बनाना है। पहले क्या है, C1 M1 के साथ है। ठीक है, आपने ये वाला पेयर ले लिया। अगला क्या है कि C2 M1 के साथ है। अब कौन सा लिया, ये वाला ले लिया, C2 M1 के साथ। ठीक हो गया। अगला रिलेशन आपके पास क्या है, अगला पेयर कौन सा बनाना है आपने, C3 का M2 के साथ। तो ये कहाँ पे है, ये है। ठीक है, तो आपने ये 3 पेयर्स उठाए और इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा और ये आपके पास क्या बन गया, रिलेशन बन गया। ठीक है, सिंपल इतनी सी चीज़ है। आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है और उसके अंदर से अपने सवाल में कंडीशन देख के रिलेशंस निकालने हैं। अब एग्जांपल 8 में आए, इसमें क्या है कि ए आपके पास एक सेट है, डिटरमाइन द रिलेशन आर सच दैट, आपने रिलेशन किसका निकालना है, एक्स और वाई के दरमियान आपने रिलेशन निकालना है और कौन से वाले आपने पेयर्स लेने हैं जिसमें क्या है एक्स लेस हो वाई से। अब तो हमने कहा था कि जब हमने रिलेशन निकालना है उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए 2 सेट्स होने चाहिए, ठीक है। आप एक सेट से भी क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास सिर्फ एक ही सेट है तो फिर आप कौन सी प्रोडक्ट करेंगे, उसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई, सेट को सेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब एक रोस एक ही भी आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि इस सवाल में, इस एग्जाम्पल में आपके पास सिर्फ एक ही सेट है ना, तो आप क्या करेंगे, एक रो से एक करेंगे, ठीक है। आपने पहले एक स्टेप करना है, कौन सा, एक रो से एक या इक्वल टू इनके सेट्स लिखने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 3, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक रो से एक का सेट लिख लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की क्या फॉर्म थी आपकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से की जाती है, 1 को इन तमाम के साथ आपने क्या करना है, मिला के लिखना है। 1 को 1 से मिलाया, पेयर बनाया, 1 को 2 से मिलाया, पेयर बनाया, 1 को 3 से मिलाया, बन गया। अब 2 पे आ जाए, 2 को 1 के साथ मिलाया, 2 को 2 के साथ मिलाया, 2 को 3 के साथ मिलाया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब 3 पे आ जाए, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, ठीक है। बस ये आपने क्या करना है, इन सबको इस तरह मिला के लिख लेना है। ये आपकी क्या बन गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल आई है। अब रिलेशन आपने क्या निकालना था, वो वाले इसमें से आपने पेयर्स लेने हैं जिसमें एक्स क्या है, छोटा है, एक्स सब क्या है। ये आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनते हैं ना, ये आपके पास पेयर्स बनते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपका एक्स होता है, सेकंड एलिमेंट आपका वाई होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको लाजमी याद होनी चाहिए। पहला एलिमेंट क्या है, एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, पहला एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है। तो आपने कौन से लेने हैं जिसमें एक्स छोटा है, मतलब पहला एलिमेंट छोटा हो। इसमें क्या है, दोनों बराबर हैं। इसमें क्या है, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको कौन सा चाहिए था, पहला एलिमेंट छोटा हो, तो एक ये वाला पेयर आपने लिख दिया। आगे हैं, इसमें भी क्या है, ये वाला छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। यही चीज़ चाहिए थी ना, ये छोटा हो ये बड़ा हो, ठीक है। तो आपने ये वाला एक पेयर उठा लिया। आगे आए, ये बड़ा हो गया, छोड़ दिया, ये इक्वल हो गए हैं, ये भी छोड़ दिया। इसमें आपके पास क्या है, ये छोटा, ठीक है। पहला एलिमेंट आपने छोटा देखना है, अपनी कंडीशन को चेक करें, अपनी नॉलेज के मुताबिक उसको सेट करें, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 छोटा है आपके पास, ये वाला एलिमेंट बड़ा है, तो एक ये वाला पेयर आपने उठा लिया। आगे आप देखें सब क्या है, कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे तो ये वाले तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ ये 3 पेयर्स आ गए। ये आपके पास क्या बन गया, रिलेशन बन गया। अब डोमेन और रेंज के आपके पास जो भी आपने रिलेशन निकाला है ना, ठीक है, उस रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन तमाम पेयर्स में से आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना है। ये आपके पास क्या होती है, डोमेन होती है, और सेकंड एलिमेंट आपके पास क्या होता है, रेंज होती है, ठीक है। अब ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ आपने ये रिलेशन में ही चेक करना है, आपको ये भी कह सकते हैं कि एक ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करें और फिर इसकी डोमेन रेंज बताएं। रिलेशन का जिक्र ना भी हो, अगर सिर्फ आपने यहीं तक भी डोमेन रेंज निकालनी है, तो इसमें भी क्या आपके ये तमाम पेयर्स बने हुए हैं ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट आप लेंगे, डोमेन में लिखेंगे, सेकंड जो सा एलिमेंट है वो लेंगे, वो रेंज में लिखेंगे। लेकिन याद होना चाहिए आपको, ये अगर देखें ये सेट की फॉर्म में लिखा है ना, तो जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर एक चीज़ थी कि आपके पास कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट आपके पास 2 दफ़ा आता होगा, आपने सिर्फ उसको एक ही दफ़ा में लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि आप इसकी डोमेन निकाल रहे हैं ना, आर की, तो इसको कैसे शो किया आपने, DOM लिखा, ये डोमेन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इसका सिंबल है, आपने डोमेन इस तरह से रिप्रेजेंट करनी होती है, ठीक है। और रेंज का ये सिंबल है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लिखना कैसे है, डोमेन आपके पास क्या है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 और 2। 1 2 दफ़ा ना, आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है, और 2, ठीक है। अब रेंज में है, रेंज में क्या है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है, 2 3 3 2 3 3, लेकिन आपने क्या करना है, जो 2 दफ़ा है उसको भी एक ही दफ़ा लिखना है, तो क्या बन गया, 2 और 3, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, रेंज निकल आई, ठीक है। आगे आपके पास क्या डेफिनेशन आती है ऑर्डर पेयर की, ये भी सिंपल आपको पहले ही बता दिया ऑर्डर पेयर क्या है। ये जो इस तरह की फॉर्म में लिखा हो, ये क्या है, आपके पास ऑर्डर पेयर है। ये वाला एलिमेंट एक्स में से होता है, इसको आप वाई कहते हैं, ठीक है। ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल इतनी सी चीज़ है ऑर्डर पेयर में। कि आप ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाने
ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, प्लेन में ये आप ग्राफ बना रहे हैं ना, ये एक्स और वाई एक्सिस, आप ये जो चीज़ है इसको असल में क्या कहते हैं, ये क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास ये वाले पेयर्स बने हुए थे ना, आप इनका आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। ग्राफ में इसको कैसे लिखेंगे, 0 1। पहले आपने क्या किया, ग्राफ बनाया। आपके पास ये चीज़ x थी ना, पहले एलिमेंट x को शो कर रहे हैं और सेकंड वाले एलिमेंट किसको शो कर रहे हैं, y को। आप इसको क्या कर रहे हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है ना। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या बनाएंगे, पहले इसका कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, जो किस तरह से बनता है, आप इस तरह से 2 लाइनें लगाते हैं। ये वाली चीज़ किसको शो करती है, x एक्सिस को, और ये वाली क्या होती है, y एक्सिस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने। ये जो सेंटर में जो चीज़ मिला रही होती है, ये क्या होता है, 0 पॉइंट को शो करता है। और फिर आप आगे क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5। और इसी तरह क्या करते हैं, y एक्सिस में भी आपने पॉइंट बना लिए। अब आपने क्या करना है, इनको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। 0 आपके पास क्या था, x एक्सिस में, और 1 आपके पास क्या था, y एक्सिस में, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टॉप हुआ, ये आपके पास एक पॉइंट बन गया। आपने यहाँ पे इनके पॉइंट्स बनाने हैं। ये आपके पास x में से है, ये y में से है, ठीक है। आपने चेक करना है x वाले लाइन में 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है ना, ठीक है। और इसी तरह ये 2 जोन सा है, y में से था ना, आपने y में चेक करना है 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आपने इनको क्या करना है, इनके पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये x में आपने 2 चेक किया, यहाँ पे है, y में 3 चेक किया, यहाँ पे है, ठीक है। इनके पैरेलल लाइंस बनाएं, डॉट डॉट लगाएं। इसका जो कॉमन पॉइंट आएगा वहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना, ठीक है। इसी तरह ये 3 आपके पास x में है, यहाँ पे, और ये क्या है, y यहाँ पे। अब इनके पैरेलल डॉट डॉट लगाते हुए चलें, ठीक है। और यहाँ पे जो इनका कॉमन पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या करें, एक डॉट लगा दें। इसी तरह बाकी सब के लिए भी करें। जब तमाम डॉट्स कंप्लीट हो जाएं तो इनको मिला दें, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, सिंपल। अब फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, इज़ अ फंक्शन डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। ये क्या है, आपके पास रिलेशन की एक पर्टिकुलर टाइप है जिसको आप फंक्शन कहते हैं। अब वो टाइप कौन सी है, ए और बी आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। आप एक रिलेशन, एफ इज़ अ रिलेशन, एफ क्या है, फंक्शन। एक फंक्शन रिलेशन होगा ए से बी में, ठीक है। दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। सिंपल, एफ क्या है, आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, क्या है, ए से बी में। तो ये आपको क्या चीज़ शो कराती है, ये आपके पास एक फंक्शन डिफाइन होता है इस तरह से। एक के आपके पास एक फंक्शन है जो किस तरह डिफाइन है, ए से बी में जा रहा है, तो ये क्या है, आपके पास फंक्शन है। और अगली चीज़ क्या है, डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल्स टू ए, मतलब एक फंक्शन है, आप उसकी डोमेन लेंगे, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए वाले सेट के इक्वल आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो फंक्शन होगा, ठीक है। अगर ये इस तरह नहीं होता, अगर आपके पास जो फंक्शन है आप उसकी डोमेन लें और वो ए वाले सेट के इक्वल ना आए, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब डोमेन आपको पता है कैसे बताई थी, ठीक है ना। इस तरह आप फर्स्ट एलिमेंट को मिलाएंगे, डोमेन निकालेंगे, ये डोमेन और ये वाला सेट इक्वल आएगा तो फिर वो फंक्शन है। अगर ये वाला सेट और ये डोमेन इक्वल नहीं आती तो फिर वो फंक्शन नहीं है। और इसका मेरा थर्ड वाला पॉइंट मिटा हुआ है, ये आप लोग खुद पढ़ लें, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब क्या है कि फंक्शन को आप कैसे लिखते हैं, अभी मैंने बताया ये फंक्शन है, ठीक है, ए से बी में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो नोटेशन है ये क्या चीज़ शो करती है, ये फंक्शन है, ठीक है। अब एग्जांपल 9 में आते हैं। क्या है, ए आपके पास सेट है, बी आपके पास एक सेट है, फंक्शन डिफाइन हो गया है, ए से बी में जा रहा है, और उसकी एक इक्वेशन भी उन्होंने बता दी, क्या है कि y इक्वल टू 2x + 3। x आपके पास क्या है, ए में से है, y आपके पास क्या है, b में से है। अब आपने फाइंड करनी है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इट्स डोमेन एंड रेंज। अब आपके पास फंक्शन जो थे वो इस तरह की फॉर्म में होता है ना, अभी आपको बताया था कि एक रिलेशन की एक टाइप है, ठीक है। तो रिलेशन आप इसी तरह की फॉर्म में लिखते हैं ना, ऑर्डर पेयर्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखा होता है, रिलेशन होता है। तो आपने क्या करना है, ये वाली फॉर्म निकालनी है, अपने फंक्शन की डोमेन निकालनी है, को डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। इससे पहले आपकी जो इक्वेशन थी वो आपने लिख दी, ठीक हो गया। अब फंक्शन इसका कैसे बनाना है, y किसके इक्वल है, 2x + 3 के इक्वल है ना। x आपके पास क्योंकि a में से था, आप अगर देखना चाहें
तो आप इस 0 को यहाँ पे पुट करें, ठीक है, आपको y का आंसर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2x + 3 है ना, x की जगह पे मैं ये 0 डालती हूँ तो क्या आएगा 2 × 0 + 3, तो क्या आंसर आ गया 3। जब आपने x को 0 लिया तो y का क्या आंसर आ गया 3, तो आपने इनका क्या किया, एक पेयर बना लिया, ठीक है। आप इसी तरह 1 पुट करें, y की एक आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये थी आपकी ज़ुबानी नॉलेज के लिए, और यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे कि आपने पहले तो हम यही कहते हैं ना कि आपने इस एलिमेंट को इन तमाम से मल्टीप्लाई करना है, इस एलिमेंट को इन तमाम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको फंक्शन डिफाइन है। आपने क्या करना है, बारी बारी इसके अंदर चीज़ें पुट करनी है और अपना क्या करना है, फंक्शन बना लेना है। जब x का आपके पास 0 था तो y का आंसर 3 आ गया, तो 0 और 3 का पेयर बना लिया। जब आपने यहाँ पे 1 पुट करना है तो फिर y का आंसर 5 आ जाएगा, तो आपने 1 और 5 का पेयर बना लिया। सिंपली आप एक एक एलिमेंट को इसके साथ मिला रहे हैं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, ठीक है। और ये चेक कैसे किया हमने, ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाली वैल्यू आपने अपने फंक्शन में पुट करनी है और y के आंसर आएंगे, और फिर आप इन दोनों को मिला के अपना पेयर्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब डोमेन किस तरह से निकालते हैं, ये इसका सिंबल आपने याद रख लेना है। डोमेन क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। आपने इसका पहला एलिमेंट लिख लिया, ये आपके पास डोमेन आ गई। और हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि डोमेन आपकी फंक्शन की ए के सेट के इक्वल होनी चाहिए। तो आप चेक कर लें, आपका ए वाला सेट क्या है, 0 1 2 3 4, और डोमेन भी आपके पास 0 1 2 3 4 ही आई है, तो ये इक्वल आ गए, मतलब ये फंक्शन है। को डोमेन आपके पास अब क्या है कि आपके पास जो रिजल्ट आते हैं ना, ये फंक्शन आपके पास ये डिफाइन होता है ना, आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, y के आपके पास आंसर आते जाएंगे। जो y के आपके पास आंसर आएंगे ना, वो आपके पास को डोमेन है, और जो y के आंसर हैं वो क्या है, ये b वाला सेट है, ठीक है। ये आप चेक करें ज़ुबानी निकाल के, y के जो आंसर आते जाएंगे वो असल में यही होंगे, ठीक है ना, ये वाला पूरा सेट होगा। तो ये इसकी क्या आ गई, को डोमेन आ गई। पॉसिबल आंसर्स जोन से होते हैं आपके पास वो को डोमेन होती है, लेकिन रेंज क्या होती है, एग्जैक्ट आंसर्स जोन से होते हैं वो रेंज होती है। मतलब सेकंड वाला जो पेड़ है वो आपके पास क्या है, रेंज है ना। बस सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे रेंज लिख दी और ये आंसर आ गया। टाइप ऑफ फंक्शन, इनटू फंक्शन आपके पास क्या है कि आप फंक्शन की रेंज निकाल लें और वो बी के इक्वल ना आए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ये थी आपके पास, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है। पहला एलिमेंट डोमेन, दूसरा एलिमेंट रेंज, ठीक है। यही चीज़ पड़ी थी ना। अब आपके पास 1 यहाँ पे मैप हो रहा है, मतलब इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। तो रेंज में सिर्फ ये वाले 3 एलिमेंट आए ना, ये वाला तो नहीं ना आया। ये आपके पास क्या था, रेंज ऑफ f आपके पास इतनी आई, लेकिन b आपके पास ये पूरे का पूरा ही था। दोनों चीज़ें इक्वल नहीं ना आई। इस तरह का फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। 1 फंक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट किसी एक ही जगह पे मैप करे। मतलब आपके पास फंक्शन में ये भी हो सकता है कि जो 1 है, 1 का a के साथ पेयर बन गया, 1 का b के साथ पेयर बन गया, ठीक है। इस तरह भी पेयर बन सकता है। लेकिन 1 फंक्शन कौन सा होता है, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही जगह पे पेयर हो, एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही जगह पे पेयर हो, ठीक है। इस तरह का आपके पास फंक्शन क्या होता है, 1 ऑन टू आपके पास क्या है कि जिसमें आपके पास रेंज ऑफ f और b इक्वल आ जाए, ठीक है। मतलब आपके जो फंक्शन है उसकी रेंज भी आपके पास यही है जो b का सेट है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं तो फिर आप क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अच्छा, और इन फंक्शंस के आपके पास 2 नाम है, ठीक है। जिस तरह 1 फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपको MCQs में भी आ सकता है कि 1 फंक्शन का मतलब, और आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। 1 एंड ऑन टू, जिसके अंदर दोनों कंडीशंस हों कि एक सेट एक ही जगह पे, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक ही जगह पे लाई कर रहा है, मतलब इसका सिर्फ एक ही जगह पे पेयर है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया, ए को जी के साथ पेयर बनाया, बी का एक्स के साथ, सी का वाई के साथ, कहीं पे 2 पेयर्स नहीं बन रहे, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या, कौन सी कंडीशन आ गई, 1 की। और ऑन टू में आपके पास क्या होता है, जो रेंज है वो बी के सेट के इक्वल आ जाए, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स ये देखें ना, यहाँ पे सारी जगह एरो जा रहे हैं ना, ये बी का पूरा सेट कवर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, रेंज आ गई, और यही आपके पास बी था। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल भी हो गई। ऑन टू फंक्शन की भी डेफिनेशन लाई कर गई, जहाँ पे दोनों कंडीशन लाई करें
वो क्या होता है 1 1 भी होता है और ऑन टू दोनों एट अ टाइम भी हो सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन में आते हैं। लीनियर फंक्शन आपके पास क्या होता है, अभी हमने देखा था कि फंक्शन था उसके अंदर एक इक्वेशन डिफाइन थी। ये जो इक्वेशन है इसकी कोई पावर अगर आप देखें नहीं है, ठीक है, इसकी सिर्फ 1 1 ही पावर है। तो ये इस तरह का फंक्शन क्या हो जिसकी पावर 1 नहीं है सिर्फ, वो लीनियर फंक्शन है। और ये देखें यहाँ पे आपके पास पावर 2 आ गई है, ठीक है, कहीं पे भी आपकी पावर 2 आ जाए वेरिएबल में, ठीक है। m और c यहाँ पे कांस्टेंट है, आपने सिर्फ x को चेक करना है, इसकी पावर 1 है, ये क्या है, लीनियर है, x की पावर यहाँ पे 2 आ रही है कहीं पर, तो ये क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। ये लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन थे। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 10 में क्या है कि फंक्शन एक डिफाइन है f ऑफ x, एक फंक्शन आपके पास डिफाइन है g ऑफ x, ठीक है। निकालना क्या है f ऑफ 1, मतलब आप देखिए आपके सवाल में क्या है, f ऑफ x है और निकालना क्या f ऑफ 1, मतलब x की जगह पे क्या लिखा है 1, मतलब आपने अपने सवाल में x की जगह पे 1 लगा देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने लगाया 1, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। इन सबको आप मल्टीप्लिकेशन करें, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट में आपने क्या करना है, f ऑफ -3, मतलब x जहाँ जहाँ पे है आपने क्या पुट कर देना है -3, यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी, तो क्या आया, इस तरह की फॉर्म में लिखा गया। 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 -1 प्लस किया तो -7, ठीक है। इसी तरह f ऑफ 7 आपने पुट अब निकालना है, f ऑफ 7, x की जगह पे 7 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे, आंसर आएगा सिंपल। g ऑफ 1, मतलब x की जगह पे अब आपने क्या डालना है, 1 को पुट कर देना है। जब आपने 1 पुट किया तो इधर 1 का स्क्वायर -3 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर -3। तो अब कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -3, 1 में से 3 निकाल ले बड़ी वैल्यू के साथ, क्योंकि माइनस है तो -2 आंसर आ गया। इसी तरह आपने बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेने हैं। अब एग्जाम्पल 11 में क्या है कि कंसीडर किया है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, ax प्लस b, फंक्शन एक डिफाइंड है, a और b आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। f ऑफ 1 अगर 4 के इक्वल आए, f ऑफ 5 अगर 9 के इक्वल आए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, ठीक है। क्या कह रहे हैं इस वाली एग्जाम्पल में, आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x, किसके इक्वल है ये, ax प्लस b प्लस 3 के, और f ऑफ 1 4 के इक्वल है एंड f ऑफ 5 9 के इक्वल है, ठीक है। ये आपके पास सवाल बनता है ना, आपने क्या करना है, a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। अब देखें यहाँ पे आपके पास f ऑफ 1 है, f ऑफ 5 है, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। x की जगह पे आपने अब क्या लगाना है, 1 पुट करना है, ठीक है। x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आप 1 लगा दें, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आ जाएगा प्लस b प्लस 3, ये हो गई। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक और चीज़ बताई है कि f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। f ऑफ 1 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो इसको आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप 4 भी लिख सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप ये a और b आपके पास एज अ वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं ना, इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कॉन्स्टेंट उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो गया, तो 4 माइनस जब 3 किया तो क्या आंसर आता है इसका, 1, 4 में से जब 3 निकाले तो एक ही बच गए ना, तो आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ पहली कंडीशन को लेके चले हैं, दूसरी कंडीशन रहती है, मतलब f ऑफ 5, यहाँ पे आप x की जगह पे अब क्या पुट करने वाले हैं, 5, तो जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आप 5 पुट कर दें, ठीक है। जब आपने 5 को पुट किया तो फिर क्या आया, a को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a लिख सकते हैं प्लस b प्लस 3, ठीक है। अब f ऑफ 5 किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, मतलब इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 9 को b लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया, इक्वल किसकी आ गया, अपनी इस इक्वेशन के। a और b वेरिएबल थे ना, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, उठा के दूसरी तरफ ले आए, जब उठा के इसको दूसरी तरफ लाए तो इस तरह की फॉर्म बन गई। 9 में से जब 3 निकाले तो 6 बचे, 5a प्लस b, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 2 इक्वेशंस निकल आई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और अपनी क्या करनी है, a और b की
वैल्यूज़ निकालनी है। ऐसे अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे और आपके पास क्या आएगा, एक वेरिएबल का आंसर निकल आएगा। कैसे चेक करें, इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, 5a प्लस बी इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन है ना। आपने इसको क्या करना है, माइनस। जब आप माइनस करते हैं इक्वेशंस को तो क्या होता है, आपके पास साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस था, क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस था, क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस था, क्या हो गया माइनस। आपके साइन उल्ट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस करना है, एक में से 5 निकलते नहीं, 5 में से 1 निकाले 4 आ गया, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गए, बी सेम चीज़ें थी तो कैंसिल। इक्वल किसकी आएगा, प्लस माइनस माइनस करना है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे 6 में से 1 निकाले तो कितने बच गए, 5। बड़ी वैल्यू के साथ अब कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। इक्वेशन आपके पास क्या बन गई है, -4a इक्वल टू -5, ये है ना। ए निकालना है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। जब ये यहाँ पे ये क्या था, इसके साथ मल्टीप्लाई था ना, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा। ए का क्या आंसर आ गया, 5/4। ए का आंसर निकल आया। अब बी का निकालना है। अब आपके पास क्या थी, ये 2 इक्वेशंस बनी हुई है ना, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अपना ए का आंसर को पुट करें और वहाँ से क्या आएगा, बी का आंसर निकल आएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास 2 है। मैंने 1 वाली इक्वेशन में क्या किया, ए का आंसर पुट किया, ठीक है। तो फिर क्या बनेगा, ये इक्वेशन थी ना, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए का आंसर पुट कर दिया 5/4, ठीक है। बी की वैल्यू चाहिए ना, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके गए, ये प्लस था ना, यहाँ पे दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो तो ये बटे की शक्ल में एलसीएम होगा। एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पे आपके पास बटे के नीचे कुछ ना हो तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, मतलब 4 वरना 4 - 5 डिवाइडेड बाय बटे के नीचे यही नंबर आता है। ये इसकी क्या है, अगर यहाँ पे कोई आपके पास नंबर नहीं होता बटे में तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आपने नीचे तो 4 ही लिखना है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -5 आ गया। इन दोनों को अब आप क्या करें, आपस में माइनस करें। 4 में से 5 निकाले तो क्या आया, -1 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, डिवाइडेड बाय 4। यह आपके पास बी का भी आंसर आ गया, ठीक है। ए और बी के दोनों के आंसर निकल आए हैं, यही आपको चाहिए था और एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई।